हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट्स इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो जो करंट हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है ड्रिफ्ट करंट। इसके अलावा दो टाइप की करंट्स होती है सेमीकंडक्टर्स में, एक होती है ड्रिफ्ट करंट और दूसरी होती है डिफ्यूजन करंट। दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट जो होती है वो जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और जो हमारी डिफ्यूजन करंट होती है वो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारा चार्ज का है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि ड्रिफ्ट करंट जो होती है वो जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, और जो डिफ्यूजन करंट होती है अगर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है मटेरियल में तो डिफ्यूजन करंट जनरेट होती है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट करंट का हम लोग फॉर्मूला इसमें डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में जो करंट जनरेट होती है वो दो चीज़ों से होती है। दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं उसमें, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। ठीक है, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेकर चलेंगे और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखेंगे हम लोग कि मटेरियल में के अंदर किस तरह से होता है। ठीक है, चूंकि हम मटेरियल के साथ डील कर रहे हैं तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इस टाइप से, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है मटेरियल का और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है समय समय पर किसी भी आइटम के साथ इंटरेक्शन करेगा, किसी भी लैटिस की इम्प्योरिटी के साथ इंटरेक्शन करेगा, हो सकता है डिफ्लेक्ट होकर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मुड़ सकता है कहीं भी। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो एकदम रैंडम टाइप का होगा, वो किसी भी दिशा में किसी भी वेलोसिटी से जा रहा होगा और कहीं पर भी कोलिजन हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक, यानी अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को पिक्चर कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि नेट मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, यानी कि चार्ज का प्रभाव हो रहा है। लेकिन अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है सेमीकंडक्टर्स में, या फिर मेटल्स की बात करें या किसी भी मटेरियल की बात करें, तो अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एज अ होल कंसीडर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का जो कि रैंडम मोशन है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी रैंडम मोशन होगा। इसी टाइप से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होगा तो वो क्या करेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, उसी समय कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो इनका जो टोटल होगा यानी नेट मोशन इलेक्ट्रॉन्स का होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट मोशन जो है वो जीरो हो जाएगा। ये किस वजह से होगा? रैंडमनेस है, ये रैंडम मोशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, रैंडम मोशन है, इस वजह से नेट मोशन जो है वो जीरो है। इसी कारण क्या होता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अगर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट प्रवाहित होने लगती तो ये फ्री एनर्जी वर्ल्ड हो जाता, हम लोग कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब नेट मोशन की आवश्यकता ये है कि नेट मोशन अगर नहीं मिलेगा तो करंट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। हमने इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड EX मान लीजिए लगा दी। ठीक है, तो सॉरी EX हमने जो लगाई है उसका क्या काम है? वो करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स क्या लगेगा? F माइनस क्यू ई। ठीक है, अब माइनस जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए माइनस लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम से इस दिशा में मूव करना शुरू कर देगा, नहीं। कोलिजन के बाद जो है उसकी एक तरह से ड्रिफ्ट शुरू हो जाएगी, वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा इस टाइप से, मतलब उसका एक नेट मोशन एक दिशा में आ जाएगा। तो उसको हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अभी तो हम लोगों ने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन देखा हुआ है। अगर हम करंट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करें? ठीक है, मान लीजिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है n है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितना है? n। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोगों ने Q मान लिया है और
हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो उसको EX से दर्शा दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम इस चार्ज के ऊपर अगर हम फोर्स की बात करें तो हम किस तरह से दिखाएंगे? सिंपल, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, और साथ में नेगेटिव साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वजह से है। ठीक, तो ये फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अप्लाई होगा। ठीक है, अगर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करें तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंपली जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम होगा उसका रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होगा? उसका रेट ऑफ चेंज इसके बराबर होगा, जो अप्लाइड हमारा फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो इसको हम लोग एक फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट आता है मीन फ्री टाइम का। मीन फ्री टाइम को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। मीन फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम का मतलब ये है कि दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है उसको हम लोग मीन फ्री टाइम बोल देते हैं। अर्थात मीन फ्री टाइम में जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से नहीं टकराता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से नहीं टकराता है, उसको हम लोग मीन फ्री टाइम बोलते हैं। या फिर दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है उसको हम लोग मीन फ्री टाइम बोलते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है वो एटम्स के साथ या इम्प्योरिटीज के साथ एकदम रैंडम नेचर का है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम t=0 की बात करें, t=0 पर अगर हम ये देखें कि मान लिए कि n=0 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन है जो किसी से भी कोलाइड नहीं हुए हैं, नो कोलिजन, कहीं कोलिजन नहीं हुआ है। और t=t पर nt नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है जिनका कोलिजन कहीं नहीं हुआ है, कोलिजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनका जो रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो उस लेवल पर कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की जिनका कोलिजन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहे हैं, उनकी संख्या डिक्रीज होगी तो हम एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट को हम लोग दर्शा देते हैं टाउ से। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, इसको इजीली हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये सिंपली मिल जाएगा nt=L0 e⁻t - टाउ अपॉन टाउ, t अपॉन टाउ। ठीक है, तो n=0 क्या है? n=0, t=0 पर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे जो किसी से कोलाइड नहीं हुए थे? n=0 पर है, n=0 है वो। t पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कहीं कोलाइड नहीं हुए हैं? उनकी संख्या nt से दी जा रही है। ठीक है, और टाउ क्या है? मीन फ्री टाइम। ठीक, अब ये चीज तो हमें क्लियर है। अब आप अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें एक चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि लगी हुई है और यहाँ पर आप एनालाइज करोगे तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो इससे ये प्रतीत होगा कि हमारा एक्सेलरेशन जो है इलेक्ट्रॉन का बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्री स्पेस में नहीं है और वेरियस एटम्स के साथ वो कोलाइड हो रहा है, तो ये चीज़ तो वैलिड नहीं होनी चाहिए कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो क्या होता है, चूंकि कोलिजन हो रहा है तो उसके मोमेंटम में चेंजेस आते हैं, उसका मोमेंटम डिक्रीज होता है। ठीक, मोमेंटम डिक्रीज होने से क्या होता है? मोमेंटम डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन जो है लॉन्ग रन में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है पा लेता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक स्टेबल वेलोसिटी टाइप की उसको मिल जाती है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसको हम dt से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर रही है इलेक्ट्रॉन को और जो कोलिजन्स हैं वो उसके मोमेंटम को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। एक बार मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को देखने के लिए। तो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, देखिए टाउ है कि दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है उसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, मीन फ्री टाइम कहलाता है। मान लीजिए डेल्टा टी dt समय में कितना कोलिजन हो सकता है उसको हम लोग क्या समझाएंगे? dt अपॉन टाउ। ठीक है, अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम निकालना चाहें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में यानी dt टाइम में, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे?
dpx will be equal to dx dt अपॉन टाउ माइनस वन सॉरी माइनस लिखा हुआ है मैंने, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं अगर इसको चेंज करूँ और dt से दोनों साइड डिवाइड कर दूँ तो dpx जो है वो कितना आ जाएगा, dpx अपॉन dt माइनस px अपॉन टाउ, ठीक, ये आ गया। अब इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। पहली इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दूसरी इक्वेशन क्या है, मोमेंटम में चेंज नेगेटिव, वो भी इसकी वजह से, कोलिजन की वजह से। इन दोनों को अगर हम जोड़ के जीरो कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी या फिर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है। तो इनके सम को हम लोग जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो एन क्यू ई एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन टाउ, ऑलराइट। अब पी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो पी एक्स कितना मिलेगा मुझे, पी एक्स मिलेगा मुझे माइनस एन क्यू ई एक्स टाउ, ठीक है। अब ये जो पी एक्स है वो किसका है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है। अगर हम इसको एवरेज कर देते हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर हम उसको एवरेज कर देते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, पी एक्स अपॉन एन माइनस क्यू ई एक्स इंटू टाउ, ठीक। तो ये एक इक्वेशन हमको और मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। पी एक्स, जो एवरेज हमारा मोमेंटम है उसको मैं लिख देता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स इंटू टाउ, ठीक है। एवरेज मोमेंटम को अगर मैं लिखूंगा मास इंटू वेलोसिटी के रूप में तो मैं उसको इस तरह से लिखूंगा एम एन स्टार, और यहाँ पर बी एक्स भी एवरेज वेलोसिटी टाइप की हो जाएगी, और ई एक्स अपॉन टाउ, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो निकल कर आएगी वो ये आ जाएगी ई एक्स टाउ अपॉन एम एन स्टार, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एम एन स्टार क्या है, एम एन स्टार इफेक्टिव मास है, यहाँ पर कंडक्टिविटी इफेक्टिव मास है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर ही। अब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या है, करंट डेंसिटी का बेसिकली मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो जे की वैल्यू को अगर मैं लिखूँ, जे की वैल्यू को अगर मैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस लगा दिया, एन क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन से आएंगे, क्यू जो है उसका चार्ज है, ठीक है, और पर यूनिट सेकंड में कितने क्रॉस कर रहे हैं तो वी एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एन क्यू इंटू माइनस क्यू ई एक्स टाउ डिवाइडेड बाय एम एन स्टार, ठीक, सिंपल। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन क्यू स्क्वायर ई एक्स टाउ एम एन स्टार, ये है आपका जे, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को ओम्स लॉ की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें और भी चीज पता चलेगी। ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगी, एन क्यू स्क्वायर टाउ एम एन स्टार, ठीक है। सिग्मा ही क्या है आपकी कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये फिफ्थ इक्वेशन और ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन, ऑलराइट। तो करंट डेंसिटी जो हमारी निकल कर आई है वही हमें निकालनी थी। करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है तो जी इज इक्वल टू सिग्मा ई है, ठीक है। जहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू है हमारी एन क्यू स्क्वायर टाउ अपॉन एम एन स्टार, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू किस चीज पे डिपेंडेंट है, सिग्मा की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मीन फ्री टाइम और इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, मोबिलिटी किस टाइप से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखेंगे और इस यूनिट को फिनिश करने के बाद हम लोग
इस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं गेट के उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।